नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 9 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दीपक यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। लखनऊ नगर निगम के तत्कालीन चीफ इंजीनियर है दीपक यादव। दीपक यादव पर अरबों की संपत्ति, अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। नगर निगम में रहते हुए अरबों की संपत्ति बनाने का आरोप दीपक यादव पर है। अखिलेश के करीबी नीचू यादव का जीजा है दीपक यादव। नीचू यादव के घर आईजी की छापेमारी में बेनामी संपत्ति के सबूत मिले हैं और अब लगातार सख्त रुख अपनाए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेते हुए देखिए यहां पर नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। दीपक यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच की जाएगी। लखनऊ नगर निगम में आपको बता दें कि तत्कालीन चीफ इंजीनियर है दीपक यादव और दीपक यादव पर अरबों की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। नगर निगम में रहते हुए अरबों की अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई है और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के करीबी नीचू यादव का जीजा है दीपक यादव। नीचू यादव के घर आईजी की छापेमारी में बेनामी संपत्ति के भी सबूत मिले। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल को अब तक सबसे पाक साफ कार्यकाल बनाने की ठान ली है। इसकी शुरुआत खुद के ही आंगन से उन्होंने की है। दरअसल सीएम ने अपने मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी राह पर जाने से पहले अपने कर्तव्यों को सोचें। इनाम, गिफ्ट, सम्मान से जितना हो सके दूरी बना के रखें। सीएम योगी का सत्ता में कमबैक इस बार धमाकेदार, रुआबदार, सख्त और एक्टिव मोड वाला है। वो इसलिए जनता की जितनी फिक्र योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक कर रहे हैं, वो शायद ही आज तक किसी वजीर आला ने की हो। सीएम योगी शासन दुरुस्त करने और प्रशासन को मुस्तैद करने की पूरी तैयारी में है। कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया है और अपने मंत्रियों को संपत्ति से जुड़ा नया फरमान जारी किया है। मंत्रियों को सोने चांदी के मुकुट या ऐसे प्रतीक जो सामंत शाही का बोध करवाते हैं स्वीकार नहीं करने चाहिए। किसी भी मंत्री को 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत के गिफ्ट या प्रतीक चिन्ह नहीं लेने चाहिए। इससे महंगा गिफ्ट राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा और उसे ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। मंत्री या उनके परिवार को जिसके साथ सरकारी लेन देन है उससे कीमती गिफ्ट कतई न लें। न ही कोई ऐसा कर्ज लें जिससे कर्तव्य प्रभावित हो। विदेश दौरे पर मिले सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह या समारोह से जुड़े गिफ्ट मंत्री रख सकेंगे। बाकी सामान को ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं, मंत्री किसी भी संगठन से पुरस्कार लेने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेंगे। संस्था महफूज है तो पुरस्कार ले सकते हैं, लेकिन नकदी के लिए यहाँ भी पुरानी शर्त लागू होगी। और अगर पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो यूपी सरकार से परमिशन जरूरी होगी। साफ है कि बेदाग छवि वाली पार्टी पर दाग की कोई गुंजाइश सीएम योगी को बर्दाश्त नहीं। ब्यौरा मौखिक नहीं, जो जहन से निकले। बाकायदा लिखित चिट्ठी तैयार है और इस पर अमल बेहद जरूरी है। इससे पहले भी ऐसा ही फरमान जारी किया जा चुका है। 2009 में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए थे। राज्यों से मंत्रियों के लिए ऐसी पहल करने की अपील की गई थी। इसमें मंत्रियों के लिए पुरस्कार, यात्रा, संपत्ति, परिवार के सदस्यों की भूमिका समेत हर पहलू से जुड़ी लक्ष्मण रेखा का जिक्र था। केंद्र से लेकर राज्यों तक ने इसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अपनाने में हिचक बनी रही। मंत्रियों को निर्देश है कि हर साल 31 मार्च तक वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सीएम ऑफिस में दे दें। सीएम के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए तो बड़ी खबर है, कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। कल का उनका दिल्ली दौरा रहने वाला है। कल शाम 6:30 बजे दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शनिवार को विज्ञान भवन में सीएम एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कल यूपी सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल रहने वाले हैं। वक्त जो अभी तक फिलहाल पता चल पाया है वो ये है कि शाम 6:30 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे और शनिवार को विज्ञान भवन में सीएम एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं।
हैं। कल यूपी सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं, इसको लेकर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन कल सीएम योगी 6:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल शाम दिल्ली में उनकी मौजूदगी होगी। तो शनिवार को दरअसल उनका कार्यक्रम ये है कि विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शामिल होना है और कल यूपी सदन में ही रात्रि विश्राम करना है। तो लखनऊ में रोजा इफ्तार में शामिल हुए अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। कहा है कि असली माफियाओं पर नहीं चल रहा है बुलडोजर। अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। लखनऊ में एक रोजा इफ्तार में वो शामिल हुए, जिसमें अखिलेश यादव से जब बातचीत की गई तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और बुलडोजर जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है उसको लेकर कहते नजर आए कि असली माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती अपनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार लगातार उसे सुदृढ़ करने में जुटी हुई है, बुलडोजर लगातार माफियाओं पर अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ये बोलते नजर आए हैं कि असली माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। लखनऊ में रोजा इफ्तार में अखिलेश यादव शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लखनऊ में इफ्तार में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। तो इफ्तार में वो शामिल हुए हैं जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई सारे मुस्लिम समुदाय के दरमियान वो वहां बैठे नजर। देखिए, असली माफियाओं पे ये सरकार कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी। जो असली माफिया हैं उन पर ये सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। चलो, आज माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का, बताओ सूची। क्या आपके पास सूची है उसकी? नहीं, नाम बताइए आप। टॉप 10 बता दीजिए। अगर टॉप 10 में 8 बीजेपी के ना निकले तो बताइएगा। मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवानों को। इस बार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की ईद जेल में ही मनेगी। आजम खां की जमानत पर यूपी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि आजम की जमानत पर उसे कुछ नए तथ्य पेश करने हैं। तो यूपी सरकार की इस अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यूपी सरकार ने नए पक्ष जानने के लिए आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब फिर से सुनवाई करेगा। जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद 5 महीने बाद हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तार के विरोध में अब छात्र कुलपति आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि अगर कुलपति सभी को एक नजर से देखते हैं तो उन्हें हमारे साथ हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। दरअसल बीएचयू के छात्र कुलपति के रोजा इफ्तार में शामिल होने से नाराज हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार के विरोध में अब छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुलपति आवास के सामने ठीक छात्रों का एक समूह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। छात्र अपना विरोध जता रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तार कतई मान्य नहीं होगा और ऐसे में विरोध के स्वरूप में वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय के खर्चे पर कुलपति जी के द्वारा किया गया। आज जो है उसी के रिएक्शन के तौर पे विद्यार्थी जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कुलपति जी से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो
आएंगे हनुमान चालीसा के पाठ में भी शामिल होंगे। अगर वो सच में सेकुलर है तो अन्यथा विद्यार्थी उन्हें जो है छद्म धर्म पे मानते हैं। ये सत्य हो गया आज इस घटना के माध्यम से। तो ये छात्र हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रोजा इफ्तार में कुलपति शामिल हो सकते हैं तो उनके साथ हनुमान चालीसा के पाठ में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, और जब तक वो शामिल नहीं होंगे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कुलपति आवास के सामने इसी तरह जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। अयोध्या में एक बड़े दंगे की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार 2.0 में किसी को भी सूबे को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए सीएम योगी के पुलिस विभाग को सख्त निर्देश हैं और इसी सख्त निर्देशों की वजह से अयोध्या पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। साजिश को नाकाम करने के साथ ही पुलिस ने हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही साथ इसमें जो वाहन प्रयुक्त हुए हैं तथा अन्य सामग्री है उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित कराई गई। घटना की प्लानिंग जो है वो लगभग 4 दिन पहले की इन सबकी थी और मुख्य सूत्रधार इस पूरी घटना का और घटना में जो जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम महेश मिश्रा है, जो इसी शहर का रहने वाला है। इस मामले में सबसे बेहतरीन काम किया अयोध्या पुलिस ने। पुलिस ने इस घटना के बाद माहौल को बिगाड़ने से रोका, इसलिए पुलिस ने धर्म गुरुओं से बात की और उन्हें ये समझाने में कामयाबी हासिल की कि ये सिर्फ माहौल खराब करने की साजिश है। पुलिस की इस अपील का असर भी हुआ। धर्म गुरुओं से संवाद हो रहे थे और लोगों का विश्वास था पुलिस में, इसलिए एक अच्छी बात हुई कि लोगों ने इस बात को एक आपराधिक कृत्य मान करके इस घटना को ये माना कि ये अपराधियों ने किया है और पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने में पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, यह विश्वास उनको था। पुलिस ने इस मामले को महज 24 घंटे में सुलझाकर अयोध्या को दंगों के आग में झुलसने से बचा लिया। साथ इस घटना को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने और माहौल खराब करने वालों की पहचान करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों ने बड़ी साजिश रची है। अयोध्या के चौक थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाश मस्जिद के अंदर आपत्तिजनक चीज फेंककर फरार हो गए। उनकी कोशिश यही थी कि रमजान के महीने में माहौल खराब किया जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाए। लेकिन अयोध्या पुलिस ने समय रहते तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और उन्हें बताया कि ये असामाजिक तत्वों की हरकत है जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, अयोध्या का माहौल खराब करना चाहते हैं, और जिसके बाद स्थिति जो है वो संभाल ली गई। तो यार बात है कि अभी ये घटना अयोध्या में हुई है, लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस तरह का काम करके जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए और समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बेहतर बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट बकराला के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वाराणसी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी कमिश्नरेट में अब तक 288 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। ऐसे में वाराणसी के दशाश्वमेध थाने के मदनपुरा में अल्लू की मस्जिद से पुलिस ने लाउडस्पीकर को उतारा। ऐसे में मस्जिद के मौलवी और एसीपी भी वहां पर मौजूद रहे। मस्जिद के मौलवी की अगर माने तो लाउडस्पीकर उतारने के बाद मोबाइल से रिमाइंडर लगाकर नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों को अब वो बुला रहे हैं। ये हाईकोर्ट का आदेश है और इस आदेश के तहत केवल ये कहा गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण के तहत है, जो आवाज बाहर जाती है दूर तक, उसको परिसर के अंदर ही सीमित कर दिया जाए। उसी के अनुपालन में जो ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या मीनार्स हैं उन पे जो लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे हैं उसको उतरवाया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसको उतार दिया जाए तो ठीक, उतार दिया जाएगा, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आजान तो एक मैसेज है और ये एक ऐसा मैसेज है जो बताया जाता है कि भाई वक्त हो गया, नमाज पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर से सरकार ये कहती है, कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको उतार दिया जाए तो कोई बात नहीं, उतार देंगे हम। धीमी आवाज से काम लगा लेंगे। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम ये बनाया है कि मोबाइल में सभी लोग अपने अपने अजान लगा लो, टाइम से अजान होगी, मस्जिद में चले आओ।
धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उतारने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। वाराणसी कमिश्नरेट की बात करें तो 244 ऐसे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जहां से लाउड स्पीकर लगातार उतारा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के मदनपुरा में अल्लाह की मस्जिद में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर है उसे मस्जिद से नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि सरकार का आदेश है जो भी लाउड स्पीकर रहेंगे वो मानक के अनुसार रहेंगे, और मानक से अगर ज्यादा है तो उसे धार्मिक स्थलों से उतारा जाएगा। इसे देखते हुए लगातार वाराणसी कमिश्नरेट में 244 से भी अधिक जगहों पर लाउड स्पीकर के उतारने की कार्रवाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। तो वहीं उन्नाव में भी लाउडस्पीकर को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है। डीएम और एसपी की मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजने की चेतावनी के बाद भी शहर की मस्जिद से कमेटी सदस्यों ने खुद लाउडस्पीकर हटवा दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि मस्जिदों में एक से ज्यादा माइक न लगाएं। तो लाउडस्पीकर पर प्रशासन की सख्ती जो है वो लगातार बरकरार है। उन्नाव में भी इसका असर देखने को मिला है। लाउडस्पीकर को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। डीएम और एसपी की मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने की चेतावनी के बाद शहर की मस्जिद से कमेटी सदस्यों ने खुद लाउडस्पीकर्स को हटवा दिया है। सीएम योगी ने सहजनवा क्षेत्र में बनने वाले अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 64 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाले इस आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के लगभग 1000 बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक चलने वाले इस विद्यालय को पूरी तरह से हाईटेक और सभी तरह के खेलों की सुविधाओं के तौर पर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। अक्टूबर 2022 तक यहां पर निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग का विद्यालय है, जिसमें मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। जो निर्माण श्रमिक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके बच्चे, जो कोविड में अनाथ हो गए हैं ऐसे बच्चे, या ऐसे बच्चे जो बाल श्रम में हैं या कहीं और है जिनके पेरेंट्स नहीं है, उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये अक्टूबर 2022 में ये क्लियर हो जाए, ये पूरी बिल्डिंग क्लियर हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सहजनवा में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां पर अधिकारियों से जानकारी ली कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है पिछले 2 सालों से वो पूरा कब होगा। ये जो विद्यालय है श्रमिक जितने हैं उनके बच्चों के लिए है। लगभग 1000 बच्चों का ये आवासीय विद्यालय है, जहां पे कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चे रहेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ये पूरी तरह से सरकार की मुफ्त योजना है जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के कल्याण के लिए। और जितने भी मंडल मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जगहों पे इस विद्यालय को बनाया जा रहा है। गोरखपुर में माना जा रहा है कि इस विद्यालय के बनने से तमाम जो श्रमिक हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है, जो गरीब हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना होगी। और अगर हम इस योजना के पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 64 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को माना जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, और पूरा जो एक मैप है वो यहाँ पे आज मुख्यमंत्री को दिखाया गया है। क्या क्या यहाँ पे बनाया जाना है, किस किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रखा जाना है, इन तमाम चीजों के बारे में अधिकारियों ने जो बातें हैं वो बताई है मुख्यमंत्री को। और अक्टूबर तक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और माना जा रहा है कि अगले सत्र से यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ाई का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और गोरखपुर में खासतौर पे इस योजना के शुरू हो जाने से ये माना जा रहा है कि पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर मंडल में जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को जो पंजीकरण करा चुके हैं श्रम विभाग उनके बच्चों को यहाँ पे लाएगा, उनके बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इस विद्यालय में रख करके उनकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। साथ ही उनको यहाँ पे आवास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये पूरी जो सुविधा है प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर यहाँ पे ला रही है। और गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश के 20 जगहों पर इसी तरह के अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना इसमें की जा रही है। रिपोर्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो इस दरमियान हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। थाना ज्वालापुर की एक सोसाइटी में यह हादसा हुआ है। सुरक्षा के इंतजामों पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में हालांकि जुट गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हरिद्वार से आपको दे रहे हैं, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये थाना ज्वालापुर की एक सोसाइटी है जहां पर यह हादसा हुआ है। स्विमिंग पूल में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की मौत यहां पर हो गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस
मौके पर मौजूद है, मामले की जांच में जुट गई है। थाना ज्वालापुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में हालांकि जुट गई है, लेकिन सोसाइटी में जो ये हादसा हुआ है उसके बाद से अब सुरक्षा के इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े होने लग रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी जानकारी है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। थाना ज्वालापुर की एक सोसाइटी में यह हादसा हुआ है। खबर 9 बजे में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।